और इसके बाद खबरें विस्तार से। 5 शहर 5 खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर वाराणसी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास पहल की शुरुआत करने वाले हैं। 17 और 18 दिसंबर को सूरत और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। वहीं दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपियों को एक एक कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं संसद पर हुए घुसपैठ से देश भर में सियासत तेज हो गई है। तीसरी खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। वहीं चौथी खबर हापुड़ से है, जहां बीजेपी के मंडल महामंत्री ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बता दें कि बीजेपी के नेता जुगल किशोर ने सगे भाई को गोली मार दी है। वहीं बात करें पांचवी खबर की, तो मैनपुरी से खबर है, जहां युवक के प्रताड़ित किए जाने से परेशान होकर विवाहिता ने की आत्महत्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास पहल की शुरुआत करने वाले हैं। 17 और 18 दिसंबर को सूरत और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। इस दौरान मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने के लिए वाराणसी जाने से पहले रविवार को सूरत हवाई अड्डे पर सूरत डायमंड फोर्स में एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही रविवार शाम नमो घाट पर काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन करेंगे। अगले दिन वह एक सार्वजनिक समारोह में स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हिस्सा लेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता विकास चौबे लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, 16 और 17-18 दिसंबर को पीएम मोदी का वाराणसी में जो दौरा होने वाला है, तमाम कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि पीएम का ये 43वां दौरा है, जबकि वाराणसी में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात तब हो जाती है जबकि 3 राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद भाजपा की जो रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई, उसके बाद पीएम मोदी का वाराणसी आगमन और 43 बार बतौर सांसद, बतौर काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो वाराणसी आ रहा है। और ऐसे में जो भाजपा का जो पूरा पार्टी कार्यालय है, जो भाजपा के कार्यकर्ता, उसमें कहीं ना कहीं उत्साह है और पीएम का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। क्योंकि इसके लिहाज से भी आपको बता दें कि हजारों की लोकसभा की जो परियोजना है, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी को वाराणसी में करना है, जो कि अपने हिसाब से काफी महत्वपूर्ण रखती है। और ये भी माना जा रहा है, राजनीतिक पंडितों की बात अगर मानी जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि जो ये पूरा पीएम का दौरा होने वाला है, ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूर्वांचल की जो 16 लोकसभा सीटें हैं, उनको कहीं ना कहीं साधने का प्रयास जो है भाजपा इस बार कर सकती है। और काशी संगम का जो दूसरा संस्करण है, इसके बहाने एक बड़ी रैली को संबोधित किया जाएगा, जिसमें तमाम काशी क्षेत्र के जो है भाजपा के कार्यकर्ता शामिल होंगे। बड़े लेवल पे जो है एक जनसभा होगी, जिसमें काशी के जो आम लोग होंगे वो शामिल होंगे। साथ ही साथ जो पूर्वांचल का वोट बैंक है, उसको कहीं ना कहीं उसका अपनी पकड़ बनाने के लिए जो पूरा ये दौरा है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। उसी कड़ी में जो है, जहां पर मैं इसमें मौजूद हूँ, वाराणसी जंक्शन जो कि रेलवे स्टेशन है, यहीं से जो है पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो कि प्रयागराज जाएगी। उसके बाद जो है इलाहाबाद होते हुए अन्य जगहों पर जाएगी। और कहीं ना कहीं जो पूरा इनिशिएटिव है रेलवे को लेकर बात की जाए, चाहे लोक परियोजना जितनी भी है, चाहे वो सड़कों की बात की जाए, विद्युतीकरण की बात की जाए, चाहे जो है नई तकनीकों की बात की जाए, पर्यटन की बात की जाए, तो हर क्षेत्र में ये प्रयास हमेशा तो रहा है कि सरकार का कहीं ना कहीं जो आम परियोजनाएं हैं, जन जन तक उनका जो पूरा लाभ है वो पहुंच पाओ। यही वजह कि पीएम का दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। बता दें कि 19,000 करोड़ से ऊपर की परियोजना जो है, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी पर करने वाले हैं वाराणसी में। और 17 तारीख को वो वाराणसी में आ जाएंगे, जबकि 18 तारीख को यहाँ से वो पूरा रवाना हो जाएंगे। लेकिन इसके मद्देनजर पूरे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन की बात की जाए तो वो भी अपने आप में मुस्तैद है। और कहीं ना कहीं यही वजह कि 27 आईपीएस अफसरों के घेरे में पीएम रहेंगे। साथ ही साथ एनएसजी और एसपी की बात की जाए तो वो भी अलर्ट है और खुफिया एजेंसीज को अलर्ट पर लगा दिया गया। जिला प्रशासन ने भी अपनी तरफ पूरा बागडोर संभाल ली है व्यवस्था की। और यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं पीएम का जो दौरा है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी प्रियंका जी, तो जिस तरह से 17 और 18 दिसंबर को पहुंचने वाले तैयारियां हैं, कौन कौन से विशेष कार्यक्रम इसके अलावा रहने वाले हैं, विकसित यात्रा के अलावा? देखिए, पीएम मोदी का एक इनिशिएटिव शुरू की रहा है। भाजपा ने भी हमेशा कहा है कि जो पूर्वांचल का वोट बैंक है उसको साधे। और यही वजह है कि विकसित यात्रा के बाद उससे संकल्प यात्रा है, जो कि पीएम का प्रण है। पीएम मोदी हमेशा से कहते आए हैं कि जो विकसित भारत है उसको बनाने का इनिशिएटिव इनका रहा है शुरू से ही। और कहा जाता है कि विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा है उसको पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। उसके ठीक बाद पीएम जो है काशी तमिल संगम, जो कि काशी को और तमिल को, यानी कि नॉर्थ और साउथ इंडिया को जोड़ने का जो प्रयास है, एक इनिशिएटिव है, इसके दूसरे संस्करण को पीएम मोदी शुरुआत करेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे।
के ठीक बाद पीएम जो है पहुंच जाएंगे नमो घाट पर, वहां पर निरीक्षण करेंगे चीजों का, एक एक जो परियोजना है जो आम जन के लिए शुरू की गई है उसका निरीक्षण करेंगे। कहीं ना कहीं काशी के गलियों को घूमेंगे और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनका संवाद करेंगे। लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं उसको लेकर जायजा लेंगे, उनसे रिपोर्ट मांगे कि आखिर में आप अपने स्तर पर क्या तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ पीएम जो है सुरक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और जो दिशा निर्देश देंगे। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संसद की सुरक्षा में सेन का मामला, इस समय की बड़ी खबर। छठे आरोपी महेश को 7 दिन की कस्टडी, पाटिल हाउस कोर्ट ने हिरासत में भेजा। संसद की सुरक्षा मामले में सेन का मामला, छठे आरोपी महेश को 7 दिन की कस्टडी, पाटिल हाउस कोर्ट ने हिरासत में भेजा। तो संसद में सेंध मामले में इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। छठे आरोपी महेश को 7 दिन की कस्टडी दी गई है, पाटिल हाउस कोर्ट ने हिरासत में भेजा। संसद में सुरक्षा चूक की घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों हुआ। देश में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है, जिसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और इस घटना का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है। मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रिक जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। दिल्ली में संसद में सुरक्षा चूक की घटना पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। ये गंभीर मामला है और उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही कहा कि सदन में बार बार कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री आकर बयान दे, लेकिन वो यहां नहीं आना चाहते, बयान भी नहीं देना चाहते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए। और हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहां आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके टीवी शो में जाकर घंटों से बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट का स्टेटमेंट हाउस में आकर देकर क्लैरिफाई करके हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। संसद में घुसपैठ मामले में आरोपियों के समर्थन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आ गए हैं। अखिलेश यादव ने खुलकर उन लोगों का समर्थन किया है। उन्होंने एक सभा के दौरान कहा कि ये लोग संसद में कूदे थे, वो सरकार की नीतियों से परेशान है और गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी, इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए में जो नौजवान कूदे हैं। ये सही बात है कि सुरक्षा और वहां पर सुरक्षा जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में जो लगभग 25,000 करोड़ का बना है, वहां की सुरक्षा ऐसी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है, क्योंकि कहीं इसी बहाने सरकार की कोई तैयारी तो नहीं है, कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा के बहाने लोगों को डराने की तैयारी तो नहीं है। एक तो सवाल वो खड़ा होता है और दूसरा सवाल खड़ा होता है, कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा कि नौजवान बहुत त्रस्त थे। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी, इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूद गए। कई और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से सपा सुप्रीमो का इन तमाम चारों आरोपियों को लेकर बयान आया है, साफ तौर पर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी से त्रस्त है, इस वजह से ये काम किया है गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए।
देखिए प्रियंका, बिल्कुल बीते 13 दिसंबर को जिस तरीके से 22 साल बाद एक बार फिर से संसद भवन में जिस तरीके से हुआ, जो सुरक्षा के जिस तरीके से सेंध लगाई गई, कुछ लोग अंदर घुसे और स्मोक कैंडल जलाई और तमाम जो प्रकरण सामने आया, अगले दिन से ही तमाम जो विपक्ष है इस मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार पर आक्रामक तेवर दिखा रहा है। इसके बाद अब चाहे राहुल गांधी हो या खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, तमाम लोग हैं जो केंद्र सरकार पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जायपुर राहुल गांधी ने इसे रोजगार की नीतियों से जोड़ते हुए बताया कि युवा बेरोजगार हो रहे हैं और केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर के इस तरह की जो युवा है उस तरह के चीजों में जा रहे हैं। वही अखिलेश यादव ने भी इसे कहीं ना कहीं बेरोजगारी से जोड़ते हुए बोला और साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं जगाने की कोशिश की जा रही है। और जबकि अगर मैं मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करूं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे पर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बयान देना चाहिए ताकि संसद भवन को आगे सुचारू रूप से चलाया जाए। तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर आक्रामक तेवर दिखा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष के हंगामे की भेंट संसद चढ़ती नजर आ रही है। लिहाजा जाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि अलग अलग जो विपक्ष के जो नेता हैं वो अलग अलग मुद्दे को इसके साथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आईजी प्रवीण कुमार ने कहा है कि अयोध्या में हमेशा ही सुरक्षा के लिए विशेष संवेदनशीलता रखी जाती है। हमने सभी व्यवस्थाएं की हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम यातायात के प्रबंधन को इस तरह से करें कि लोगों को असुविधा ना हो। साथ ही ये भी कहा कि यातायात के लिए डायवर्जन प्लान के बारे में पहले ही लोगों को बताया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। देखिए, अयोध्या जी में हमेशा से सुरक्षा के लिए विशेष संवेदनशीलता रखी जाती है और हम लोग इसमें सभी संभव आयामों का हमने समावेश किया हुआ है और हम लोग लगातार सतर्क हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने की हुई हैं, न सिर्फ मानवगत आधार पर, यानी कि हम जितने हमारा मैन पावर रिसोर्सेज है उसको, बल्कि हमने टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस को भी इसमें समावेश लगातार किया है और उसको लगातार अपग्रेड करते चले जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से, जो संत महात्मा है उनसे और अन्य जो भी एक्टर्स हैं उन सबसे संवाद हमारा लगातार है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एक चुनौतीपूर्ण परिदृश्य होने के बाद भी यहाँ के सभी लोगों के सहयोग से और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को संपन्न करके इसे बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराएंगे। खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता अभिनव आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभिनव, जिस तरह से आईजी प्रवीण का यहाँ पर बयान निकलकर सामने आया है, 24 जनवरी को लेकर जो सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किया जा रहा है, धरातल पे क्या कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें कि जो 22 जनवरी जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है बहुत ही भव्य होने वाला है। आपको बता दें कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम होना है कि इसके चलते लगभग जो जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन है, पूरी तरह बिल्कुल मुस्तैद दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल अभिनव, तमाम जो जानकारी यहाँ पर दी है डाइवर्जन को लेकर, खासतौर से आईजी का कहना है कि पहले से लोगों को जानकारी दी जा रही है, तो वहां पर शहर के बीचों बीच या जिस इलाके से दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए ज्यादा आएंगे उसकी जो डाइवर्जन है उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है? पुलिस क्या कुछ हिदायत देती नजर आ रही है? सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पूरे अयोध्या को येलो जोन में घोषित किया जा चुका है और पूरे अयोध्या को संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि जो भी बाहरी जो भी गाड़ियां आ रही हैं सबकी चेकिंग पॉइंट पर बाकायदा चेक करके, आधार कार्ड चेक करके और फिर उनको अयोध्या में प्रवेश दिलाया जा रहा है। बात डाइवर्जन की बात करें तो डाइवर्जन के चलते लगभग जो यहाँ का जिला प्रशासन है, शासन प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह लगा हुआ है। आपको बता दें कि चाहे वो रिक्शा चालक हो या ऑटो चालक हो, सबको एक लिस्ट बाकायदा तैयार किया जा रहा है। उस तैयारियों उस लिस्ट में जिन ऑटो चालक या रिक्शा चालकों का नाम होगा वही राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ पर जा सकते हैं। जी इसके अलावा जिस तरह से जानकारी ये भी है कि ड्रोन के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी ताकि सुरक्षा और पुख्ता की जा सके, क्या उसको लेकर मॉक ड्रिल भी अलग अलग इलाकों में की जा रही है? बिल्कुल आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पूर्व ही अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार एवं यहाँ के एसएसपी राजकरण नैया स्वयं मॉक ड्रिल करने के लिए बिल्कुल उतरे हुए थे, धरातल पर उतरे और कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जो ड्रोन का मामला चल रहा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सच साबित हो रहा है। जी बिल्कुल अभिनव, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर हापुड़ से है, जहां बीजेपी के मंडल महामंत्री ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बता दें कि बीजेपी के नेता जुगल किशोर ने सगे भाई को गोली मार दी। बता दें कि घर में बिजली बिल को लेकर यह विवाद हुआ था। वहीं गंभीर हालत में भाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला कपूरपुर थाना क्षेत्र के सपनावत का बताया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हापुड़ से संवाददाता शक्ति ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। जी शक्ति, जिस तरह से इस पूरे मामले में जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी नेता जुगल किशोर ने अपने ही भाई पर गोली चलाई है, क्या कुछ पूरा मामला था? जी बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं ये पूरा मामला हापुड़ जनपद के कपूरपुर थाना क्षेत्र के सपनावत गांव का है, जहां जुगल किशोर बीजेपी के मंडल महामंत्री हैं। उनका सुबह अपने भाई से विवाद होता है, बिजली के बिल पे विवाद होता है। उसके बाद लाइसेंसी पिस्टल से जुगल किशोर फायरिंग करते हैं। 2 गोलियां इनके भाई को लगी हैं और गंभीर हालत में इनको हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी जान खतरे में बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ ये फायरिंग करने के बाद बीजेपी के मंडल महामंत्री फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस की 3 टीमें उनकी तलाश में लगी हुई हैं। फिलहाल परिजनों की तहरीर का इंतजार किया जा रहा है, वरना हमारी जो मनीष चौहान कपूरपुर थाना प्रभारी है, उनका कहना है कि पुलिस तहरीर का इंतजार करिए। अगर तहरीर जी बिल्कुल से नहीं दी जाती है। शक्ति, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इस समय लाइव पहुंच रहे हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। किसान बंधुओं को कहा कि आप लोग जो है अपना अपना जो उसके अंदर नुकसान हुआ है उसको आप भर दें, चाहे वो खेती का है अथवा किसी मकान का नुकसान है अथवा कोई पशु का नुकसान हुआ है, कोई व्यवसाय किसी जगह पर पानी भरा तो वो नुकसान भर दें। तो सब लोगों ने नुकसान को भरा है। तो आज मैं ऐसे सब बंधुओं से बात कर रहा हूँ जिनका नुकसान हुआ और उनको हमने मुआवजा दिया है। प्राकृतिक आपदा से जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा, और चाहे फसल को दोबारा बोने के लिए हमारे किसान बंधुओं को मेहनत करके और फसल खराब होने के बाद दोबारा बिजाई करनी पड़ी, ऐसे लोग सब लोगों से बात कर रहा हूँ। तो इस नाते से जो आपको हमने मुआवजा दिया है उसकी जानकारी आपको हुई गई होगी कि दोबारा बिजाई के नाते से 50,000 एकड़ लगभग ऐसा क्षेत्र था जिसमें 7,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने उनको मुआवजा दिया है। ऐसे ही जो प्राकृतिक आपदा इस नाते से भी कुल मुआवजा जो इस बाढ़ के कारण से दिया गया 112 करोड़ रुपया दिया गया है। अगर मैं पिछले 100 वर्षों की बात करता हूँ तो ऐसा किसानों को जो दिया जाने वाला मुआवजा, मैं हालांकि मुआवजा तभी दिया जाता है जब किसान परेशान होता है, दुखी होता है, लेकिन आप मुआवजे की जब हिसाब किताब लगाता हूँ तो मुझे संतोष होता है कि हमने पिछले 9.5 साल में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। अगर मैं कांग्रेस के 10 वर्षों का हिसाब आपको बताऊं तो मात्र 1100 करोड़ रुपया दिया गया। 10 गुना एक प्रकार से मुआवजा हमने किसान को दिया है। वो इसलिए देने का मन हुआ कि मुझे मालूम है किसान की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज भले मुख्यमंत्री का दायित्व मेरे पास है, लेकिन किसान की पीड़ा क्या होती है ये मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ। तो इसलिए भाई बहनों, हमने किसानों के लिए हरदम, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे आपके साथी मनोहर लाल की बात हो, हमेशा किसान के साथ खड़े रहे हैं। जैसा आपको पता है प्रधानमंत्री जी भी पीएम किसान सम्मान निधि के नाते से और हर 4 महीने में एक किस्त सबको भेजते हैं। हमको 15वीं किस्त भी अभी मिल चुकी है। हरियाणा के 8,74,000 किसानों को किस्त जाती है और इसमें भी किसानों को लगभग अब तक 15,000 करोड़ रुपया ये जा चुका है। तो ये बहुत ही एक मेरे लिए संतोष की बात है कि कभी किसान को परेशान नहीं होने देते हैं। हम किसान भी जो सहयोग करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे अपने को पता है पराली प्रबंधन ये एक बड़ा विषय है जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे जो आवाजें आती हैं कि किसान पराली जलाता है उसके कारण से प्रदूषण होता है और खास करके कोर्ट्स भी कई बार संज्ञान लेती हैं। और संतोष की बात तो यह है कि पिछले दिनों में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि हरियाणा ने
पराली प्रबंधन का जो कार्य किया है किसानों की सहायता करके, ये सराहनीय है। बल्कि पंजाब की सरकार को उन्होंने फटकार भी लगाई है, तो उस नाते से और हम जो किसानों को जो सहायता करते हैं उसका भी एक लाभ हमको मिला है और किसानों ने भी उसका सहयोग किया है। अगर ICAR की रिपोर्ट जो 22 नवंबर को प्रकाशित हुई है उसका मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हरियाणा में कुल मिलाकर के इस बार सीजन में 2239 जो केसेस हैं वही यानी पराली जलाने के हुए हैं, जबकि अपना पड़ोसी प्रदेश पंजाब वहां पर यह आंकड़ा 36,118 मामले हैं। अर्थात बहुत बड़ी संख्या में पंजाब में पराली जलाई जाती है। हरियाणा के किसानों को हमने इस पराली प्रबंधन के लिए बहुत सा सहयोग भी किया है। हमने इसमें कुल मिलाकर 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से किसान की पराली की बिक्री इसकी व्यवस्था की है और यदि 20% से कम मॉइस्चर पाई जाती है तो 500 रुपया इसके लिए अलग से भी और ये दिया जाता है। तो इस प्रकार हम उनको जो इम्प्लीमेंट भी देते हैं उस इम्प्लीमेंट में अभी 6,794 कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये हमने बनाए हैं ताकि हम पराली इकट्ठा करने के लिए, उसको इकट्ठा करके बेचने के लिए वहां से और जो हायर करके और इम्प्लीमेंट से ले सकते हैं। तो ये हरियाणा के CM मनोहर लाल। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।